हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं वह चैप्टर नंबर 14 एंड इट इज़ अबाउट वेव एंड ऑसिलेशन। ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है सिलेबस में, चैप्टर 14 एंड 15। चैप्टर 14 को ऑसिलेशन कहते हैं, चैप्टर 15 जो है वो है वेव्स। ओवरऑल जो है इसको कहा जाता है वाइब्रेशन एंड वेव्स। ये ओवरऑल चैप्टर है, इसको हम लोग डिटेल में आज स्टडी करेंगे। इससे पहले आपने जो मैकेनिक्स में कंप्लीट किया है वहाँ आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या होता है, ठीक है। लीनियर मोशन देखा आपने, प्रोजेक्टाइल मोशन देखा, ये सब कुछ वहाँ देखा गया। इसके अलावा अगर कोई मोशन अपने आप को रिपीट करता हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं? दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। बहुत ही सिंपल से अगर हम लोग डेफिनेशन बोले, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि इफ एनी मोशन विच रिपीट itself after a fixed interval of time, this is very important, that is regular interval or fixed interval of time, this you may all called fixed interval of time, then that type of motion is called periodic motion. For example, अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक साल में पूरा रिवॉल्व हो जाता है, रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। इसको कंप्लीट होने में हर बार एक साल ही लगता है। तो अगर सपोज करो अर्थ, अगर ये हमारा सन है और यहाँ पर अर्थ रोटेट कर रहा है, तो अगर ये पोजीशन ए है तो ये इस पाथ को फॉलो करेगा और इसको फॉलो करके वापस ए पे आ जाएगा 1 ईयर में, और फिर ये वापस 1 ईयर में ए पोजीशन पे आ जाएगा। आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। सिमिलरली क्लॉक जो होता है उसका आवर हैंड और मिनट हैंड और सेकेंड हैंड जो है वो देख सकते हो आप। जैसे आवर हैंड जो है वो हर 12 आवर के बाद अपने आप को एक ही प्लेस पे चलाता है। जैसे अभी अगर 12 हो रहा है तो ये आफ्टर एग्जैक्टली 12 आवर्स ये यहाँ पहुँच जाएगा, और 60 मिनट हो तो 60 मिनट के बाद उस पोजीशन पे पहुँच जाता है। इस तरह के मोशंस को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। आई डोंट थिंक कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ हो। स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है। इसी का एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन होता है जिसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, जिससे इस चैप्टर का नाम हुआ है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, ये टू एंड फ्रो होने से प्रोड्यूस होता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि ये डिस्टेंस एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ये, और ये ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए जीरो पोजीशन पे, ठीक है। ये जीरो पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एक्स इन दिस डायरेक्शन, और ये यहाँ पहुँच जाता है। ये यहाँ पहुँच जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ये वापस इस पोजीशन से अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस चला आता है, ठीक है। तो इसे जाने में सपोज कीजिए t1 टाइम लगा और वापस आने में t2 टाइम लगा। टोटल टाइम जो है दैट विल बी t1 प्लस t2। और फिर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, मतलब फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, फिर बी से ए पे आ रहा है, ए से बी पे जा रहा है, बी से ए पे आ रहा है in a equal interval of time, fixed interval of time. That time is called the time period. Then that type of motion is called vibratory motion or oscillatory motion, जहाँ पे to and fro, इस तरह के मोशन को क्या कहा जाता है? to and fro, और हम लोग इसको कह सकते हैं back and forth. So this type of motion is called, this type of periodic motion is called oscillatory और vibratory motion. ये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। तो ये क्या एग्जांपल हो सकता है? पेंडुलम, वेल नोन एग्जांपल इज पेंडुलम। आपने देखा होगा पेंडुलम का जो, पेंडुलम का इस तरीके से बॉब यहाँ लटका रहता है। तो ये बॉब क्या होता है, ऐसे ऊपर की तरफ जाता है मीन पोजीशन से और यहाँ पहुँच जाता है, फिर यहाँ से ये वापस आता है और आके फिर इधर मैक्सिमम तक जाता है एंड फिर वहाँ से वापस आता है। ये कंटिन्यू चलता है टू एंड फ्रो। स्प्रिंग में अगर आप कोई लोड अटैच कर दो,
ठीक है, सपोज करो ये एक स्प्रिंग में है, आपने एक लोड अटैच कर दिया और इसको फोर्सफुली पुल करो, पुल करके छोड़ दो, और ऐसा एज्यूम कर लो कि उस स्प्रिंग में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी ऐसा चीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो इसके फोर्स को रोक सके। तो क्या होगा, ये स्प्रिंग बार बार नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये चलता रहेगा। उसी तरह अगर यू शेप के एक ट्यूब के अंदर पानी भर दिया जाए या कोई लिक्विड फिल कर दिया जाए, ठीक है, और उसके बाद इसके एक लेवल को ऊपर करके छोड़ दिया जाए, तो एक बार इधर लेवल अप होगा, तब इधर का लेवल डाउन होगा, फिर क्या होगा, इधर का लेवल डाउन होगा, फिर इधर का लेवल अप होगा, और ये चलते रहेगा। सो दिस टाइप ऑफ मोशंस आर कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। आई होप आप लोग को डिफरेंस समझ में आया होगा पीरियोडिक मोशन में एंड ऑसिलेटरी मोशन में, क्या डिफरेंस है एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, ओके, ग्रेविटेशन और ऑसिलेटरी मोशन को मिला के मैं अगर एक क्वेश्चन आपसे बनाऊं और पूछूं तो क्या आप आंसर करना है इसका। सपोज करो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये एक रैंडम क्वेश्चन है, और सपोज करो समहाउ बाय समहाउ, इट इज़ नॉट पॉसिबल बट सपोज बाय समहाउ हम लोग डिगिंग करना स्टार्ट करें फ्रॉम टॉप। आप जहाँ पे हो वहाँ से आप अर्थ को डिगिंग करना शुरू करो, ठीक है, इसको हम लोग बहुत सारे इसमें से खोदना शुरू करते हैं और अंदर जाते हैं जाते हैं जाते हैं, करते 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 खोदते 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 मान लो इस साइड से आप बाहर निकल गए। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ, मान लो ऐसा हमने एक टनल बना दिया पूरा अर्थ के इस पार से उस पार, और फिर इसमें अगर एक बॉल को हम लोग नीचे की तरफ थ्रो कर दें, अगर हम लोग इसके अंदर एक बॉल को छोड़ दें तो क्या होगा। ठीक है, ये बहुत सोचने वाली बात है कि ग्रेविटी, मुझे पता है कि ग्रेविटी किसी भी चीज़ को सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ये जो बॉडी है ऑफ मास m धीरे धीरे सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता रहेगा और यहाँ मूव करता जाएगा। जब ये बॉल यहाँ पहुँच गया, इसके बाद क्या होगा, इसका मोमेंटम जो है ये इसको आगे लेके चला जाएगा और ये बॉल आगे चलता जाएगा। जब ये बॉल ये फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगा जहां से आपने इसको ऊपर छोड़ा था, उसी लेवल पे जब यहाँ पहुंचेगा, उस वक्त इसका सारा काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा, मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा, और फिर जो अर्थ है ये इसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, तो फिर से ये वापस इधर मूव करने लगेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ओके, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सो अर्थ के में अगर हम लोग एक वर्टिकल कैनल बना दे, एक टनल बना दे, और वहाँ पर अगर किसी पार्टिकल को छोड़ा जाए तो वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, मोमेंटम से फिर वापस आएगा और फिर अर्थ से अट्रैक्ट होकर ऐसे टू एंड फ्रो चलता रहेगा, इफ़ देयर आर ऑल अदर रेजिस्टेंस आर टेकन एज ज़ीरो। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया ये। नेक्स्ट, हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक मोशंस क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। जनरली ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, बट सम मोशंस आर नॉट हार्मोनिक, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो इसको समझने के पहले आप एक चीज जान लो, ये हार्मोनिक वर्ड कहाँ से आता है, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। हार्मोनिक वर्ड आता है फ्रॉम फ्रीक्वेंसी, इसको मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा टर्मिनोलॉजी में, पर फिलहाल सुन लो, ये आता है फ्रॉम द टर्म फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फंक्शन में आप एक चीज याद रखना, कभी भी किसी भी वेव का इक्वेशन को या तो साइन के फंक्शन में लिखा जाता है या फिर कोसाइन के फंक्शन में लिखा जाता है। ऐसा इसलिए है कि साइन एंड कोसाइन एक ऐसा फंक्शन है जिसके पास सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी होता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है। इसके अलावा बाकी जितने सारे फंक्शन हैं उसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होते हैं। मेरी बातों को अभी बस सुन के रखिए, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर होगा, फिलहाल सिर्फ जस्ट सुन के रखो। तो मैथमेटिक्स का लैंग्वेज में सिंगल फ्रीक्वेंसी का अगर कोई फंक्शन हो
तो वो फंक्शन होगा साइन वेव और कोसाइन वेव। और एक सिंगल साइन एक सिंगल कोसाइन से अगर हम लोग किसी फंक्शन को एक्सप्रेस कर दिए, किसी ऑसिलेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो ऑसिलेशन हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा। जैसे कि y इज इक्वल टू सपोज a साइन ओमेगा टी। सो अगर ये एक टाइप का, ये क्या है मेरा, ये एक ऑसिलेशन का इक्वेशन है, ऑसिलेशन का इक्वेशन है। तो ये जो ऑसिलेशन है इसे एक सिंगल साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके मतलब इसमें जो है एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये जो फंक्शन है इसे हम लोग कहेंगे इट इज हार्मोनिक फंक्शन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हार्मोनिक ऑसिलेशन। और नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम एक फ्रीक्वेंसी के साथ इसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। सपोज करो एक ऑसिलेशन है और इस ऑसिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे इक्वेशन ऐसा लिखना पड़ रहा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t प्लस b साइन ओमेगा 2t प्लस c साइन ओमेगा 3t। सो वी हैव नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यहाँ तीन फ्रीक्वेंसी है, इसके लिए एक फ्रीक्वेंसी होगा, इसके लिए एक फ्रीक्वेंसी होगा, इसके लिए एक फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहाँ जो है मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। तो ये जो होगा ये नॉन हार्मोनिक हो जाएगा ऑसिलेशन। इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दैट ऑल पीरियोडिक ऑल हार्मोनिक मोशंस आर योर oscillatory motion, but all oscillatory motions are not harmonic. Why? So this is the reason, because to be a harmonic motion it should be expressed in a single frequency term, otherwise it is non-harmonic motion. Okay, so I think you can understand a bit about it. Okay, और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कभी भी डेफिनेशन आपको पढ़ना हो ना, तो इसके फॉर्म में पढ़ना है। डेफिनेशन जो है वेव के फॉर्म में हमें पढ़ना है। तो मैं यहाँ पर अगर एक वेव बनाऊँ और फिर उसको उसका डेफिनेशन मैं आपको बताऊँगा तो इजीली समझ में आएगा आपको। उससे पहले अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन बोलूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। हार्मोनिक मोशन तो हमने देखा, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल is an oscillatory motion obviously about a fixed point, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट मतलब मीन पोजीशन जो होता है, इन विच द restoring force and hence the acceleration of the particle is always proportional to the displacement from that point and is always directed toward the point। अगर ये डेफिनेशन वाइज बोला जाए तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक बड़ा सा होता है। मैं इसको शॉर्ट में आपको लिख के बताता हूँ। पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशंस को स्टडी करेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर कभी भी, सबसे आसान तरीका है टर्मिनोलॉजी सीखने का यूजिंग वेव। तो ये एक साइन वेव है, ठीक है। सपोज करो एक ऑसिलेटरी मोशन है y इज इक्वल टू एंड इट इज हार्मोनिक ऑल्सो a साइन ओमेगा टी। तो इसे आप कैसे और लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो a साइन ओमेगा, आपको मैंने पढ़ाया था ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टी। ये हमने पढ़ा है ना ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे होता है y और ये आप जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो इधर होता है। अगर आप पूरा ओमेगा पकड़ ले रहे हो, ओमेगा टी पकड़ लेते हो यहाँ, तो फिर हम लोग इसको लिख देते हैं 2 पाई, ठीक है। पूरा ओमेगा टी को आप पकड़ते हो, सो ये होता है यहाँ पे टोटल थीटा जिसको हम लोग कहते हैं, ओमेगा टी इज एक्चुअली थीटा, सो ओमेगा टी विल बी 2 पाई। सो ये हो जाता है इसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन, बिकॉज यहाँ से ये वेव स्टार्ट हुआ, यहाँ मैक्सिमम को रिच किया और मैक्सिमम जो होता है वो इसके सामने लिखा रहता है, सो दिस इज द मैक्सिमम। देन ये डिक्रीज करता है, डिक्रीज करके ज़ीरो होता है,
फिर ये नेगेटिव में आता है, नेगेटिव में भी इसका पॉजिटिव जितना मैक्सिमम होगा नेगेटिव मैक्सिमम भी सेम होगा, और ये पोजीशन जो है इसे हम कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन बिकॉज ये जहां से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी देखना है, ध्यान से देखते हैं। ये वेव जो है अगर मैं इधर टाइम के एक्सिस में इसको रिप्रेजेंट करता, तो ये पूरा जो टाइम कंप्लीट करता है दैट विल कंप्लीट इन वन टाइम पीरियड। सो टी इज रिप्रेजेंटेड एज टाइम पीरियड। सो व्हाट इज टाइम पीरियड? अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन होगा इट इज द टाइम इन विच वन कंप्लीट ऑसिलेशन टेक प्लेस। इट इज द टाइम पीरियड इन विच वन कंप्लीट ऑसिलेशन टेक प्लेस। यहाँ पे अगर आप इसको वाइब्रेशन के तौर पे सोचो तो आप ये देखोगे कि ये बॉडी जो है ये धीरे धीरे वाइब्रेट होके ऊपर उठ रहा था, तब ये वेव देखो बन रहा है, ये ऊपर पहुंचा यहाँ से यहाँ तक, फिर ऊपर से वापस नीचे आया, नीचे आके यहाँ तक पहुंचा, यहाँ से फिर नीचे जा रहा है, नीचे गया, फिर नीचे से वापस ऊपर आया, तब यहाँ पहुंचा। तो ऐसे ही हो रहा है, देखो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर मैक्सिमम को पहुंचा, मैक्सिमम से फिर नीचे आ रहा है, फिर मीन पे पहुंचा, मीन से फिर नीचे जा रहा है, और ये ग्राफ थोड़ा सा बल्की हो गया, और फिर वापस मीन पोजीशन पे आया। सो दिस इज अ कंप्लीट मोशन। सो टाइम पीरियड is a duration in which one complete motion take place. So look, here is the definition. It is the time interval of time after which the periodic motion of a body repeat itself. Okay. So SI यूनिट में टाइम पीरियड सेकेंड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हो जाता है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हो जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत जगह f से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। रिमेंबर, फ्रीक्वेंसी का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। डेफिनेशन कैसे कहोगे आप? डेफिनेशन ऐसे बोलो कि एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने सारे टाइम पीरियड होते हैं, मतलब ये वेव जो है वो एक सेकंड में अपने आप को कितना बार रिपीट कर सकता है, वो हो गया उसका फ्रीक्वेंसी। जैसे स्पीड हम लोग मापते हैं ना, स्पीड मापते हैं कि आप एक सेकंड में कितने किलोमीटर दौड़ जा रहे हो, इंसान का स्पीड ऐसे ही मापते हैं ना। तो वेव का स्पीड फ्रीक्वेंसी से मापते हैं कि एक सेकंड में ये कितने बार अपने आप को रिपीट कर ले रहा है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। इसका डेफिनेशन होगा इन 1 सेकंड हाउ मेनी टाइम इट रिपीट इटसेल्फ। सो दिस इज, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन, कितना सारा पीरियोडिक मोशन कंप्लीट कर रहा है बॉडी इन 1 सेकेंड। सो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड पर सेकेंड और हर्ज। तो इसका अगर सेकेंड है तो मैंने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी इज 1/t ना, तो इसका क्या हो जाएगा 1/सेकेंड। और सेकेंड इनवर्स, इस सेकेंड इनवर्स को ही हर्ज कहा जाता है। हर्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एस एच स्मॉल जेड। ओके, हर्ज। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर अप टू दिस? नेक्स्ट जो हो जाता है वो होता है हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो मैंने आपको पहले ही बताया, द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अपने स्टार्टिंग पोजीशन से मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड यहां पर ए है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये बॉडी जस्ट मूव कर रहा है। अगर मैं यहां बनाऊं, अगर सपोज करो एक बॉडी है और ये पेंडुलम ही सपोज करो, सबसे आसान है, ये इसका मेन पोजीशन है, और ये इधर मूव करता है तो बॉब यहाँ चला आता है, और जब ये इधर मूव करता है तो बॉब यहाँ चला आता है। तो ये इसका मेन पोजीशन है 0, और ये यहाँ से मूव करके मैक्सिमम जाता है एट ए, और नेगेटिव में जाता है माइनस ए। इन बिटवीन देम जो भी लेंथ ये ट्रेवल करेगा, सपोज करो ये मेन पोजीशन से थोड़ा सा इधर आया, इधर तक आया, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज करो ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी।
और ऑसिलेशन। सो दिस इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को कहते हैं हम लोग। ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी एफ और एन, आप जो भी रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/टाइम पीरियड, तो ओमेगा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 पाई एफ या फिर 2 पाई/टी। इसे कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ये आप ऑलरेडी जानते हो। एंगुलर वर्ड आने से क्या हो जाता है हमारा, it is about something which is called angle. Yes, so angular frequency of a body execute periodic motion is equal to product of frequency of body to the factor 2 पाई। तो फ्रीक्वेंसी को जस्ट 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग, जो अभी हमने पढ़ा। तो इसका जो यूनिट हो जाता है, ओमेगा का यूनिट जो होता है वो हम लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, बिकॉज ये एंगल का यूनिट हो जाता है। सो इट इज रेडियन एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी होता है ना, तो इसके लिए आ जाता है रेडियन और टाइम के लिए आ जाता है सेकेंड। सो दिस इज रेडियन पर सेकेंड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा डिस्प्लेसमेंट वगैरह क्या क्या है। डेफिनेशन आपको ओवरऑल क्लियर होना चाहिए, पहली बात। नेक्स्ट फेज, यस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फेज, फेज क्या होता है? फेज को बताने के लिए मैं आप फिर से एक बार दो वेव का ऑसिलेशन बनाता हूँ। सपोज कीजिए कि पहला जो वेव है वो मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे वापस मेन पोजीशन पे आया, मेन पोजीशन से वापस आया इस पोजीशन पे, और इसके बाद ये अपने आप को रिपीट करने लगा। सो इट रिपीट इटसेल्फ लाइक दिस। तो ये इसका एक कंप्लीट टाइम पीरियड होगा, ये इसका सेकेंड टाइम पीरियड होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में डबल टाइम पीरियड लगा, ठीक है। ये जो मैं ब्लू कलर से बनाया हूँ, सपोज करो ये वेव ए है, ओके, ठीक है। दूसरा एक वेव और है जिसे मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। ये वेव जो है ये जीरो मीन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एल्स। सपोज करो ये जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये भी वेव ए की तरह ही है, लेकिन बस उससे पहले या उससे बाद स्टार्ट हो रहा है। नथिंग विल बी डिफरेंट, जस्ट रिमेंबर कुछ अंतर नहीं है, बस अंतर यही है कि वो वेव जो है वो ए के बाद स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और अगर इसे हम लोग ओमेगा टी एक्सिस पकड़ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आने में सपोज करो इसे 0 है और यहाँ तक का एंगल है 5। और एक थर्ड वेव है, एक थर्ड वेव और है, इसे चलो हम लोग दूसरा कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो एक दूसरा वेव है ये, और ये इससे पहले स्टार्ट हो गया और ये कुछ इस तरीके से फॉलो कर रहा है। इट विल बी नॉट एग्जैक्ट, ओके, सो डोंट कंफ्यूज्ड, ठीक है। ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जा रहा है। और ये सपोज करो इससे पहले स्टार्ट हो गया है विथ, ये 5-1 था, सपोज करो ये है 5। तो यहाँ 3 वेव्स हैं, पहले मैंने ए बताया, देन बी बताया और देन सी बताया, दिस इज बी। तीनों वेव में, तीनों ही वेव का आप देख सकते हो एम्पलीट्यूड सेम है, सेम है ना। ऊपर ऑलमोस्ट मेरा फिगर बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, बट दे हैव सेम एम्पलीट्यूड, नो प्रॉब्लम। इनका टाइम पीरियड अगर देखो तो इक्वल टाइम के बाद आपस में रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये 0 से लेके टी तक, टी में रिपीट हो रहा था, ये थोड़ा बाद में स्टार्ट हुआ, लेकिन ये उतना ही समय ले रहा है, क्योंकि यहाँ जितना देर इसको डिले यहाँ हुआ उतना ही डिले यहाँ है, तो इनका टाइम पीरियड भी सेम है। तो इन सारे वेव का सेम टाइम पीरियड है, सेम टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं।
और अगर टाइम पीरियड सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी तो सेम होगा ही, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टाइम पीरियड ना. सो सेम फ्रीक्वेंसी ऑल्सो. सो अभी अभी जो एक्सप्रेशन हम लोग देखते थे किसी भी साइन वेव का कोसाइन वेव का जो एक्सप्रेशन होता था, यहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड होता था और फ्रीक्वेंसी होता था, टाइम होता था. ये सब कुछ तो मैप्स हो गया. तो क्या ये सारे वेव एक ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट होंगे या इनका इक्वेशन थोड़ा अलग अलग होगा? सो यहाँ पर एक और टर्म हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसे हम कहते हैं फेज. सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कम इनटू एक्शन विच इज कॉल्ड फेज, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि वेव कब स्टार्ट हुआ है. जो वेव है, जो ऑसिलेशन है, वो कब स्टार्ट हुआ है, उसका रिस्पेक्टिव पोजीशन, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताने का काम करता है फेज. अगर कोई टाइम एक्सिस में पहले स्टार्ट हो गया, देखो ये मैं इधर लिख रहा हूं, इसको पहले बोल रहा हूं, इसको नहीं. सी वेव जो है वो ए वेव का स्टार्ट होने से पहले से स्टार्ट हो चुका है, पास्ट में है. क्योंकि देखो, जब वेव ए जीरो है उस वक्त ये वेव तो मैक्सिमम पहुंच चुका है, इसका मतलब वेव सी जो है वो पहले से पहुंच चुका है. तो ये फेज जो है ये एडवांस फेज में है. एडवांस, याद रखना, ये पहले स्टार्ट हो गया था. और वहीं ग्रीन वाला जो है, ये वेव ए स्टार्ट होने के बहुत देर बाद ये स्टार्ट हुआ है. जब वेव ए रिच कर चुका था यहाँ पे, तब वेव बी स्टार्ट हुआ था. तो बी जो है वो डिले कर चुका है. ये एडवांस लेफ्ट साइड में क्यों है, डिले राइट साइड में क्यों है, समझ में आना चाहिए आपको. बेसिकली स्टूडेंट सोचते हैं कि लेफ्ट साइड में जो है वो डिले है और राइट में है जो वो बाद में आ रहा, मतलब वो एडवांस है. ऐसा नहीं. जैसे कि सपोज करो आप अपने घर से निकलते हो, 3 दोस्त हो आप लोग. आप सपोज करो घर पे, आपका घर इन दोनों के बीच में है. ये आपका फ्रेंड है सी, ये आपका फ्रेंड है बी, और आप लोग स्कूल जाने के लिए घर से निकल रहे हो. तो जो बंदा सी है वो अपने घर से पहले निकलता है क्योंकि वो दूर है, और वो चलते चलते आपके घर तक पहुंचता है, तब जाके आप घर से निकलते हो. फिर जब आप घर से निकलते निकलते हो पहुंचते हो उसके घर के पास, तब वो घर से निकलता है. सो सबसे देर से कौन निकला? ऑब्वियसली दिस ग्रीन वन, इसीलिए इसे डिले कह रहे हैं. और सबसे पहले कौन निकला था? सी, इसीलिए इसे एडवांस कह रहे हैं. तो कंफ्यूज मत होना आप लोग. तो इसे हम लोग फेज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय लेटर फाई. तो हम लोग वेव इक्वेशन में एक नया चीज ऐड कर देते हैं साथ में, विच इज कॉल्ड फेज. ठीक है. अगर मेरा जो फिगर था वहां पे अगर मैं कहूँ ए बी सी के लिए, तो ए के लिए अगर मैं लिखूं वेव ए के लिए, तो दिस इज ए साइन ओमेगा टी. तो मेरा वेव बी जो हो जाएगा वो डिले हो गया है, बाद में आ रहा है, तो वो मैं लिखूंगा ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव. और जो सी है वो एडवांस हो गया था, इसीलिए मैं लिखूंगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. समझ में आया आपको? क्लियर, समझ में आया? जो एडवांस हो गया था उसके लिए प्लस फाइव हो जाता है, जो डिले हो गया था उसके लिए माइनस फाइव होता है. तो ये होता है फेज का एक्चुअल नॉलेज. ठीक है. फेज एक्चुअली इस पूरे को कहते हैं हम लोग. एक्चुअली तो इस पूरे को फेज कहते हैं, लेकिन फेज को अलग करने के लिए सिर्फ फाइव रिस्पॉन्सिबल है. ओमेगा टी तो सब में कॉमन ही होता है. तो बेसिकली जो फाइव है इसको हम लोग कहते हैं एंगल इपोच. इसे हम लोग का जनरली कहा जाता है एंगल इपोच. और ये जो टोटल ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसे टोटल को फेज कहा जाता है. बस. अगर तो कोई दो वेव के बीच में सेम फेज है, इसका मतलब वो लोग सेम पोजीशन से स्टार्ट किए हैं. ठीक है. या फिर 2 पाई डिले के बाद स्टार्ट किए, मतलब टोटल एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद शुरू हुआ है. और ऑपोजिट फेज का मतलब होता है जब वो मैक्सिमम पे है एक वाला, तब दूसरा वाला वेव मिनिमम पे है. तो इसे कहा जाता है 180 डिग्री फेज डिफरेंस होता है इनके बीच में. मैं इसको अगर ग्राफ से बताऊं तो देखो, सेम वेव होने का कंडीशन क्या होगा. अगर ये वेव ए है तो वेव बी जो है वो भी यहीं से स्टार्ट होना चाहिए. ठीक है. मैं इसे थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, तब जाके ये सेम वेव का होगा. अदरवाइज जब ये वेव जो है आपका एक टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया वेव ए, तो वेव बी जो है वो एक टाइम पीरियड मतलब 2 पाई के बाद से चालू हुआ, तब भी दोनों का सेम फेज है.
ठीक है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री अगर मैं कोई वेव के बीच का एंगल है तो उसको कहा जा रहा है दे आर सेम फेज। और ऑपोजिट फेज का मतलब हो रहा है कि एक वेव प्लस होके जीरो हो चुका है, अब वो नेगेटिव में जा रहा है, तब ये वेव पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये रेड वाला। तो रेड वाले और ब्लैक वाले के बीच में कितना का फेज डिफरेंस हो जाएगा, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे कितना है फेज एंगल, पाई है, पाई मतलब 180 डिग्री। दिस आर कॉल्ड ऑपोजिट फेज इन नेचर। सो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जस्ट एक बार क्लियरली आप देख सकते हो, फॉर यू अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज वेव क्या है, ये टर्मिनोलॉजी सुनने का, इसे न्यूमेरिकल करने के लिए थोड़ा सुन लो बस। इसके बाद हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, उसका इक्वेशन डिराइव करेंगे और वहाँ से क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट करेंगे। तो एक यहाँ क्वेश्चन है, आपको दिखा दूँ इसको, उसके बाद मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करूँगा। बोल रहा मास m ऑफ 100 ग्राम अटैच टू द एंड ऑफ अ लाइट स्प्रिंग। ओके, लीव इट, SHM कंप्लीट कर लेते हैं बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू SHM. So let's complete SHM first. Okay, so next and the most important topic is simple harmonic motion. Harmonic motion आपको पता चल गया, which can be expressed by only a single sine or cosine function, means it consists of only single frequency. Okay, now what is simple harmonic motion? So simple harmonic is a special type of periodic motion in which the particle moves to and fro. Obviously to and fro कौन oscillatory motion में move करता है, repeatedly about the mean position. एक mean position के around repeatedly move करते हैं, और ये repetition movement क्यों होता है, क्यों वो वापस ऊपर जा रहा वापस नीचे आ रहा, बिकॉज वहां पर एक restoring force काम कर रहा है, under a restoring force विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड, जिसका डायरेक्शन जो है वो ऑलवेज ऑपोजिट होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जहां लग रहा है उसके ऑपोजिट होता है, या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं उसका डायरेक्शन ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है जितना डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल कवर करता है फ्रॉम द मीन पोजीशन। जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो फोर्स धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। समझा पाया? अगर नहीं समझा पाया तो एक एग्जांपल देखते हैं। चलो, सपोज करो ये एक सीलिंग है और यहाँ से एक स्प्रिंग को लटकाया गया ऑफ मास m। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, इसको सपोज करो कि दूसरा कोई रेजिस्टेंस यहाँ काम नहीं कर रहा है, इसको मैंने पुल किया नीचे की तरफ। ठीक है, पुल किया नीचे की तरफ, और ये इसका मीन पोजीशन है, ये जो पोजीशन है ये है इसका मीन पोजीशन। इसको जब मैंने नीचे की तरफ थोड़ा सा पुल करके छोड़ दिया, तब सोचो क्या हो रहा है, जब ये बॉडी नीचे जाएगा मीन पोजीशन से नीचे की तरफ, इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज करो यहाँ से यहाँ x है और ये थोड़ा दूर जाके डेल्टा x और बढ़ा, ऐसे सोच सकते हैं। तो जब ये नीचे की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट s जा रहा है, तब इस स्प्रिंग में एक फोर्स काम कर रहा होगा ऊपर की तरफ, एंड दिस फोर्स इज स्प्रिंग रेस्टोरिंग फोर्स। जिसके वजह, और ये रेस्टोरिंग फोर्स जो है F, ये जितना ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगा उतना ही ये बढ़ता जाएगा। तो मैं कह सकता था कि ये रेस्टोरिंग फोर्स जो है ये प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का डायरेक्शन उल्टा है तो इसके सामने एक नेगेटिव आएगा। अब इसका उल्टा सोचो कि जब ये बॉडी सिकुड़ना शुरू होगा, स्प्रिंग सिकुड़ना शुरू होगा, तो ये फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, ये स्प्रिंग सिकुड़ गया, तो अब बॉडी ऊपर मूव कर रहा है विद डिस्प्लेसमेंट x, और स्प्रिंग में जेहेतु क्योंकि ये स्प्रिंग सिकुड़ रहा है तो ये कोशिश करेगा फैलने का,
और रिस्टोरिंग फोर्स इसके उल्टे डायरेक्शन में काम करेगा। तो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे का उल्टा डायरेक्शन में है, और साथ ही साथ फोर्स जो है रिस्टोरिंग फोर्स वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, यही होता है ना। अगर आप स्प्रिंग को खींचते हो तो आप जितना दूर जाते हो उतना ही आपको खींचना शुरू कर देता है, यही नेचर होता है। सो इसके वजह से जो मोशन प्रोड्यूस हुआ टू एंड फ्रो, दैट इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक और एग्जांपल समझते हैं, फिर हम लोग इसका डेरिवेशंस पे आएंगे। एक और एग्जांपल है, दैट इज सिंपल पेंडुलम, सबसे अच्छा एग्जांपल। सो सपोज एक वॉल से एक सिंगल स्ट्रिंग है और इसमें एक बॉब बांध दिया गया, एक हेवी वेट। ये इसका मीन पोजीशन हो गया 0, और इसे छोड़ दिया गया इधर की तरफ हिलाकर। तो ये बॉब जब यहाँ है इस वक्त अगर आप सोचो, और ये और दूर जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का a होगा, ये टोटल डिस्टेंस है। जब ये बॉडी यहाँ पर है, सपोज करो एट डिस्टेंस x, उस वक्त क्या हो रहा है, इस बॉडी के ऊपर जो इसका मास है वो नीचे की तरफ एक्शन ले रहा है, स्प्रिंग का टेंशन T ऊपर की तरफ काम कर रहा है, और इसको अगर आप रिजॉल्व करोगे तो देखोगे इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा। अगर ये mg है, ठीक है, और ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। सो ये mg cos थीटा होगा और ये mg sin थीटा होगा। सो ये mg sin थीटा जो है ये ऑलवेज क्या कर रहा है, ये ऑलवेज मेरा मोशन इधर है, मोशन का डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, और रिस्टोरिंग फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। वो ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ काम करता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे भी फोर्स जो है वो इन प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन ऑपोजिट है। सो दिस इज द रिलेशन इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप नाउ इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। So look, I repeat what is simple harmonic motion. Simple harmonic motion is a special type of periodic motion in which the particle moves to and fro repeatedly about the mean position under the restoring force. Restoring force काम कर रहा है, and which is always directed toward the mean position and whose magnitude at any instant is directly proportional to the displacement of the particle from the mean position of that instant. रटना नहीं है, मैंने क्या कहा आपको अगर याद है आप अपने लैंग्वेज में कह सकते हो। मैं अगर इसे लिखूं एग्जाम में तो मैं सिंपली बोलूंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स is always acting towards the mean position and it is directly proportional to the displacement at that moment. सिंपल सा बात है। और उसके बाद मैं ये लिख सकता हूँ रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीन पोजीशन, दिस इज द रिलेशन। और यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा k। अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का कांस्टेंट k आएगा। सपोज करो हम लोग स्प्रिंग को लेके चल रहे हैं, अगर ये स्प्रिंग होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट k आएगा, अगर पेंडुलम होगा तो एक अनदर कांस्टेंट k आएगा फॉर डिफरेंट k इज कांस्टेंट। सो k का यूनिट अगर निकालोगे तो k का आएगा फोर्स का न्यूटन और इसका मीटर, सो फोर्स पर मीटर। आई होप दिस इज क्लियर, इज इट ओके? ओके, सो यहाँ से एक डिराइवेशन करेंगे हम। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसे अगर इक्वेशन से कहें तो एसएचएम का इक्वेशन नॉर्मल एक इक्वेशन होता है वेव का, विच इज़ सपोज y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। बहुत सारे बुक में ऐसे भी लिखा हो सकता है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। सो डोंट कंफ्यूज, दे आर सिमिलर। ओके, कोई भी आप लिखोगे चलेगा, वन फॉर्म अनदर फॉर्म, any one of them you can use, no problem. okay, साइन आप लोगे बोलोगे सर साइन है कोसाइन है कैसे सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन। साइन और कोसाइन वेव में क्या होता है, जस्ट 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो आप कहाँ से ओरिजिन पकड़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, जैसे कि मैंने तो सारा डेफिनेशन ऑलरेडी बता दिया है। सपोज करो
किसी वेव का इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट पूछा है आपसे, डिस्प्लेस एट टाइम सपोज t1, ओके, ऐसा पूछ सकता है। तो क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा सपोज इज लेट y1, मैं इस इक्वेशन को प्रेफर करता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो या इसको पढ़ सकते हो एज यू विश। तो ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा कि y1 जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस वक्त टाइम हो जा रहा है ओमेगा t1, ठीक है। और ये देखो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि मुझे पता है कि साइन ओमेगा की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 2 पाई/t इंटू टाइम t1 है। तो ये टाइम और ये टाइम कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा। तो साइन एंगल का वैल्यू आपको पता चलेगा, वहाँ से आप y1 का वैल्यू निकाल लोगे। और यहाँ पर जो ये a लिखा रहता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, दिस a इज व्हाट, दिस a इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, तो ऐसा आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, जब आपको टाइम दे दे उस वक्त डिस्प्लेसमेंट पूछे, या डिस्प्लेसमेंट दे दे उस वक्त टाइम पूछे, ठीक है। और टाइम पीरियड गिवन हो या फ्रीक्वेंसी गिवन हो, मान लो फ्रीक्वेंसी गिवन होगा तो आप इसे इस फॉर्म में लिख लो, इसे 2 पाई f लिख लो इंटू t1। सो जो भी हो एक फॉर्म दे देगा और दूसरा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ से जो पूछी जा सकती है वो है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ एसएचएम पूछा जा सकता है। सो वेलोसिटी आपको पता है, इट इज द डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू dy बाई डी टी। y का वैल्यू आपको पता है, इज नथिंग बट व्हाट, a साइन ओमेगा टी। सो जस्ट डिफ्रेंशिएट इट, a का तो a ही रहेगा, साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, और ओमेगा टी रह जाएगा। फिर आपको चेन रूल मैंने पढ़ाया था ना, तो चेन रूल से फर्दर ओमेगा टी का होगा, साइन का कॉस हो जाता है और ओमेगा टी का फर्दर डिफ्रेंशिएशन होता है। सो ये हो जाएगा ओमेगा टी का, ओमेगा बाहर आ जाएगा, टी का तो 1 हो जाएगा। सो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब अगर वेव का पाथ जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो अगर सिनुसॉइडल है तो उसका वेलोसिटी भी सिनुसॉइडल होगा, प्रोवाइडेड उसके साथ एक ओमेगा मल्टीप्लाइड हो जाता है। ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी, सो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए मुझे पता है कि कॉस ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब कॉस ओमेगा टी 1 हो जाएगा तब वी मैक्स मिलेगा मुझे। सो वी मैक्स विल बी ए इंटू ओमेगा। सो रिमेंबर दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज ए ओमेगा, ठीक है। इसको आप और एक चीज़ कर सकते थे, अगर इसको आप चाहो इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को कैलकुलेट करना, तो आप फर्दर क्या कर सकते थे, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते थे दैट दिस इज ए ओमेगा, और कॉस के जगह आप इसको लिख सकते थे रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, लिख सकते थे हम इसे, ठीक है ना, क्योंकि ये रूट ओवर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इस ए को अंदर आप अगर ले जाओ तो ये हो जाएगा, अंदर जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो एक साथ लिख दो ए साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर, एंड ए साइन ओमेगा टी इज व्हाट, a sin omega t is nothing but the wave displacement y at any instant. So this will become omega root over of a square minus y square. This is the equation of velocity also.
तो आप इसको इस टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ व्हाट विल बी द वेलोसिटी, अगर मैं ये पूछूं यहाँ से आपसे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ SHM बॉडी एट y इज इक्वल टू ज़ीरो। y इज इक्वल टू ज़ीरो होने का मतलब मीन पोजीशन, एंड y इज इक्वल टू प्लस a विच इज मैक्सिमम पोजीशन, एंड y इज इक्वल टू माइनस a विच इज द नेगेटिव मैक्सिमम पोजीशन। यही होता था ना। सो ज़ीरो मतलब मीन पोजीशन पे जब है तब उसका वेलोसिटी कितना होगा, जब वो फाइनल पे है तब उसका वेलोसिटी कितना होगा, जब नेगेटिव पे है तब उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो अभी अभी हमने देखा v विल बी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ऑफ, आप इसको सिंपली इस तरीके से बता सकते हो, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो इस फॉर्मूला में अगर आप पुट करोगे, सो वेलोसिटी विल बी व्हाट, ओमेगा मीन पोजीशन पे अगर मैं पहला केस ले लूँ तो ये a स्क्वायर माइनस ज़ीरो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू ए ओमेगा, और अभी मुझे पता था ए ओमेगा जब आ रहा था ये क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम वेलोसिटी। So maximum velocity will achieve when y is equal to 0, means when the body is at minimum position, sorry, the body is at mean position। जब भी बॉडी मीन पोजीशन पे होगा उस वक्त मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा। और इसका उल्टा अगर मैं कहूँ कि when y इज इक्वल टू प्लस और माइनस a कहीं पे भी हो, उस वक्त आप वेलोसिटी अगर निकालोगे a square minus a square, so that will be 0, means at maximum position the velocity is 0, at max position velocity is 0। so maximum amplitude पे velocity minimum, और minimum velocity पे, सॉरी minimum amplitude पे velocity maximum। तो velocity का और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन यहाँ पर 180 डिग्री फेस शिफ्ट हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। आई होप समझ में आया होगा ये अभी तक आपको। इसके बाद जो है वो हो जाता है हमारा एक्सेलरेशन निकालना, और एक्सेलरेशन निकालना आपको पता है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम, एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को डेरिवेटिव कर लेंगे, है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किए हम लोग तो हमें मिल गया वेलोसिटी, उसी तरह वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द वेव। सो लेट्स फाइंड आउट। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन करने के लिए सपोज मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो दैट विल बी डी वी बाई डी टी। वी अभी अभी हमने डिराइव किया था, ठीक है। और अगर आपको डिराइव नहीं किया हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव कर लोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। और ये हमने डिराइव किया था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इफ़ यू नॉट रिमेंबर प्लीज़ गो बैक एंड सी इट, एंड देन इसका अगर आप डेरिवेटिव करो तो ए और ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी का। कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, नेगेटिव साइन ओमेगा टी। सो कॉस ओमेगा टी का हो गया नेगेटिव साइन ओमेगा टी, और डिफ्रेंशिएशन का चेन रूल कहता है कि कॉस का डिफ्रेंशिएशन हुआ है तो ओमेगा टी का भी डिफ्रेंशिएशन करो, और ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे तो ओमेगा बाहर आएगा और टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। नेगेटिव साइन जो जस्ट रिप्रेजेंट करता है पोजीशन के साथ, उसका क्या रिलेशन है दैट विल बी नॉट इम्पॉर्टेंट। सो इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सो दैट विल बी योर ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ए साइन ओमेगा टी
मुझे कहाँ दिखा था, इसको कहाँ देखे थे आप, a sin ओमेगा t. सो दिस इज नथिंग बट द वेव इट सेल्फ, इजंट इट. सो इसे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर वाई. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई. सो यहाँ पर भी अगर दो केसेस बना दिए जाएं, केस वन when y is at mean position and case 2 when y is maximum, that is प्लस माइनस ए, तो आप देखोगे कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को फॉलो कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो रहा है ओमेगा स्क्वायर वाई. तो जब y ज़ीरो होगा तो a भी ज़ीरो हो जाएगा, और जब y मैक्सिमम हो रहा है प्लस माइनस ए, तो एक्सेलरेशन भी मेरा मैक्सिमम हो जाएगा. इज इट क्लियर अबाउट एक्सेलरेशन? ओके, एक और लास्ट फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं. दिस इज अबाउट योर टाइम पीरियड. नेक्स्ट इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, टाइम पीरियड का डेफिनेशन एंड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन. सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, और हम लोग कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड. ठीक है, मैं एफ से फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. अगर आपके बुक में एफ है और एन है तो एक बार चेकआउट कर लेना क्या यूज़ कर रहा है. ठीक है, ओके. सो अभी अभी हमने देखा दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इन जनरली. सो यहाँ से अगर मैं लिखूँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई वाई, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. और यहाँ से अगर मैं ओमेगा इज इक्वल टू लिखूँ रूट ओवर ए बाई वाई, तो भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. वेयर ए इज एक्सेलरेशन and y is displacement. अनडाउटली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पर. अब सोचो कि एक्सेलरेशन का वैल्यू और टाइम पीरियड का वैल्यू जो हमारा होता था, अगर वो उसको पुट करे तो एक दूसरा चीज मेरा ओमेगा का फॉर्मूला बन जाएगा. ये सुन लो, देखो कैसे कर सकते हैं इसे हम. आप क्या करो, टाइम पीरियड को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा. कैसे, ये अभी आप लोगों को मैंने बताया था. जस्ट जस्ट लुक एट इट. अगर नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ और 2 पाई बाई टी. सो मैं टी को लिख सकता हूँ 2 पाई बाई ओमेगा. और अभी प्रीवियस स्लाइड से ओमेगा की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू कितना लिखा था हमने, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर ए बाई वाई लिखा था. तो मैं उसको यहाँ पुट कर सकता हूँ अनडाउटली. सो 1 बाई ओमेगा के लिए ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ वाई बाई एफ, वाई बाई ए हो जाएगा. ठीक है, और अगर मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मास इंटू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल टर्न इनटू अ फोर्स. yes or no, this will turn into a force. तो ये मेरा हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स F. सो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 पाई रूट ओवर ऑफ एम वाई बाई रिस्टोरिंग फोर्स F. अब मैं अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सप्रेशन आ जाऊँ, सो F विल बी इक्वल टू माइनस के इंटू वाई होता था, वेयर K इज योर फोर्स कांस्टेंट. तो F की जगह हम लोग बैठा सकते हैं के वाई. नेगेटिव नहीं बैठाएंगे रूट के अंदर, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, तो प्लस के वाई आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो.
सो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ एम वाई डिवाइडेड बाई के वाई। तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। सो जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आ रहा है वो हो रहा है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ एम बाई के। दिस इज वेरी वेरी important relation. Remember where k is called force constant. ठीक है, स्प्रिंग के लिए अलग होगा, बाकी बाकी चीज़ों के लिए अलग होगा, हम लोग पढ़ेंगे। सो दिस विल बी योर टाइम पीरियड। एंड हमें और एक चीज़ पता है दैट फ्रीक्वेंसी, जिसे आप एफ से या फिर एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इट इज़ इक्वल टू 1/t। तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/2 पाई रूट ओवर ऑफ k/m। ठीक है ना, तो ये भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और फेज तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, सो फेज आप देख सकते हो। अब इस प्रॉब्लम्स में आओ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अ मास ऑफ 100 ग्राम्स इज अटैच टू अ एंड ऑफ अ लाइट स्प्रिंग विच ऑसिलेट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल with a amplitude to 0.16 मीटर एंड द टाइम पीरियड इक्वल टू 2 सेकेंड। सो टाइम पीरियड दिया हुआ है और with an amplitude equal to this given. Initially the mass is released from rest at t is equal to 0 and displacement x is equal to minus 0.16 meter. The expression for the displacement for the mass at any time will given by which equation? So यहाँ पर जो amplitude दिया हुआ है मेरा वो है 0.16 मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और टाइम पीरियड जो दिया हुआ है वो है 2 सेकेंड। हमें एक्सप्रेशन, मैंने कहा था ना आप कॉस या साइन किसी फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये लोग कॉस के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, इनिशियली मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है नेगेटिव में दिया है, सो मैग्नीट्यूड की जगह 0.16 बैठा सकते हैं। कोसाइन फॉर्म में है तो आप कोसाइन फॉर्म में लिखोगे कॉस। देन हमें पता है ये होता है ओमेगा टी, ओमेगा की जगह 2 पाई/कैपिटल टी इंटू टी लिख सकते हो। अब कैपिटल टी का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी के जगह आप 2 बिठा दोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी पाई। ठीक है, 2 कैंसिल आउट तो पाई टी बच जाता है। सो दिस विल बी योर एक्सप्रेशन, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये देख के भी आप आंसर कर सकते हो, यहाँ नेगेटिव नहीं था तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव तो है लेकिन यहाँ पे फेज एक्स्ट्रा दे दिया है, एक्स्ट्रा फेज प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ फेज के बारे में कोई बात तो किया नहीं गया है, तो ये फेज हो नहीं सकता। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। एमसीक्यू करते वक्त ऑड मैन आउट करना सीखो। दूसरा है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। सो ऑलरेडी इक्वेशन गिवन वेयर x इज मीटर and t in second, the time period is what? So this is about time period. Don't look at this value because this is phase, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं 0.01, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, इट इज x इज इक्वल टू 0.01 देन साइन 100 पाई टी प्लस 0.5, साइन 100 पाई टी प्लस 0.5। सो इसको आप एक काम करो, कभी भी इस फॉर्म में हो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसका कंपेयर करो आप जनरल इक्वेशन के साथ। जनरल इक्वेशन होता था a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो ओमेगा की जगह मुझे दिख रहा है 100 पाई, ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई/टी, ये हो जाएगा 100 पाई। ठीक है, मुझसे पूछा क्या था, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, हमसे पूछा गया टाइम पीरियड, नो इशू। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सो टी विल बी हाउ मच, 2/100 और 1/50 seconds. So this will be your answer here. काफ़ी आसान है, डोंट कंफ्यूज, काफ़ी इजी प्रॉब्लम होते हैं। देखो 2 SHM दिया हुआ है, पहला SHM ये है, दूसरा SHM ये है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू, आँखों देख के बता सकते हो। पहला का फेज जो है वो अल्फा लैग कर रहा है, दूसरा भी अल्फा लैग कर रहा है, लेकिन एक साइन के फॉर्म में है और एक कॉस के फॉर्म में है। साइन और कॉस के बीच में अपना फेज डिफरेंस 90 का होता है।
तो यहाँ अल्फा, दोनों अल्फा लैग है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये 90 डिग्री, साइन और कॉस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, तो आप आंख बंद करके 90 डिग्री मार सकते हो। ये देख सकते हो आप, पीएमटी का प्रॉब्लम है, लेकिन कितना आसान है, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं लगेगा। ये भी अल्फा लैग, ये भी अल्फा लैग, तो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये साइन है, ये कॉस है, तो ये 90 डिग्री का डिफरेंस डाल दो। अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो कॉस है इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, तो हमें पता है कॉस से साइन कन्वर्ट करने के लिए 90 इसमें ऐड करना पड़ता है। तो अब दोनों साइन हो गया, अब पूरा चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दैट, सब्ट्रैक्ट कर दो, जो एंगल आएगा वही आंसर होगा। So this is all about SHM, the basics and some numerical. नेक्स्ट क्लास हम लोग जो देखेंगे वो होगा एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देन सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन डिराइव करना सीखेंगे हम लोग। एंड या ग्राफिकल मेथड फॉर एसएचएम, और डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन और डैम्प्ड वाइब्रेशनल मोशन, एंड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो और स्प्रिंग, ऑब्वियसली स्प्रिंग का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सीखेंगे हम लोग। ओके, टिल देन, थैंक यू।